इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो देखो फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक वाले पॉइंट, और फिर उसके बाद एक चीज होती है म्यूचुअल इंडक्शन और एक चीज होती है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद जो है RLDC सर्किट पर थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली EMI का हम होल रिवीजन करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। तो बेसिक सबसे पहले हम जो बेसिक है वो है फ्लक्स। तो फ्लक्स आना हमें जरूरी है पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होती थी किसी एरिया से वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ऐसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास होती है किसी एरिया से उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिकली फ्लक्स को रिप्रेजेंट हम फाई से करते हैं, यहाँ पर फाई बी लिख देंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फाई ई लिखा था। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका होता है बी डॉट ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई डॉट ए, यहाँ पर ये होता है बी डॉट ए, ठीक है। ए फॉर एरिया वेक्टर है, ओके। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है, जैसा कि आपका कहाँ पर था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, ठीक है। वी कुड राइट लाइक दैट। थीटा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मान लो बहुत सारे टर्न्स की बात कर रहे हैं, मान लो जो हमने कॉइल ली है उसमें काफी ज्यादा टर्न्स हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो फ्लक्स निकालेंगे उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा NBA cos थीटा, ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर हो जाएगा। बाकी फ्लक्स हम जानते हैं स्केलर होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट होता है वो स्केलर ही होना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर अगर यूनिट्स वगैरह की बात करें तो यूनिट्स होती है जैसे वीवर जो SI यूनिट्स है, या मैक्सवेल, ठीक है, जो आपकी CGS यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है। एक वीवर में आपको ध्यान रखना है 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, फाई अपॉन एरिया, तो वीवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट हमने देखी भी थी, और इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है। टेस्ला इक्वल होता है वीवर पर मीटर स्क्वायर, वो एक ही बात होती है, ओके। ये सब चीज हमें आना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, तो बेसिकली उस केस में हमें ये हेल्प कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे उदाहरण की बात करें तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्लक्स के अंदर, जैसे मान लो हमने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिया आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है, इस तरीके से, और हमने एरिया वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप, इस तरीके से मान लो। तो हमसे पूछा जाए फ्लक्स कितना होगा, तो कितना होगा, B डॉट ए होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर फ्लक्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बी डॉट ए का क्या कर देंगे, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का सबसे पहले किस में करेंगे, आई में, फिर जे में, फिर के में। अब जे और के में डॉट करेंगे तो 0, यानी कि जब हम इसका डॉट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो आई कैप का आई कैप में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। आई कैप का जे कैप में करेंगे तो 0 आएगा, के में करेंगे तो भी 0 आएगा, फिर जे कैप का जे में करने से ही आपका आएगा 2, ठीक है, और ऐसे ही 12, यानी कि टोटल आंसर कितना आएगा 15। और यूनिट क्या होनी चाहिए फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो या तो होगी वीवर, ठीक है, या फिर आपकी मैक्सवेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। अब हम आगे आते हैं और उसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या ले लिया, y, यहां पर हमने x एक्सिस ले ली और यहां पर हमने z एक्सिस ले ली, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहां पर एक क्यूब बना लिया, ओके। फॉर एग्जांपल ये मान लो हमने यहां पर क्यूब बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें थोड़ा, है ना। तो ये मान लो हमने यहाँ पर एक क्यूब बना दिया। अब यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका 2x² आई कैप है, ठीक है, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में है, तो हमें बताना है कि क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्यूब यहाँ पर कितना होगा, ये हमसे पूछा जाए मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमें पता होना चाहिए साइड के बारे में। तो हमें जो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं, इस पॉइंट के
ठीक है। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, हम यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक क्यूब के 6 फेज होते हैं, तो हम हर फेज से फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। फ्लक्स है क्या? फ्लक्स जो है वो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर क्यूब, ठीक है। तो अब कहां से कितनी लाइन पास होगी? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी डॉट ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0, और cos कहां से आया? डॉट की वजह से। फ्लक्स होता है बी ए cos थीटा, मतलब जब भी थीटा 90 किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? जो भी आपका एरिया है, जिस भी एरिया से आप देख रहे हो, ठीक है, उस पर परपेंडिकुलरली एक परपेंडिकुलर डाल दो बाहर की तरफ, वही एरिया वेक्टर होता है बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऊपर वाली सरफेस से, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हर केस में आई कैप की तरफ ही रहेगा, ठीक है, तो लेकिन इस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये मैंने उधर भी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि ऊपर वाली सरफेस से 0 फ्लक्स है, नीचे वाली से 0 है, ठीक है। बाहर वाली से कितना है? बाहर वाली मतलब जो मेरी तरफ फेसिंग होगी, ठीक है, जो आपकी तरफ फेसिंग है, तो उससे कितना है? एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो उससे भी 90 डिग्री है। पीछे वाली से कितना है? 90 डिग्री है। चारों से 90 डिग्री पर है, मतलब आपका देखो ऊपर वाली, नीचे वाली, बाहर वाली, अंदर वाली, इन सबसे क्या हो गया? 0 हो गया 4 से। अब बची कौन सी? एक तो ये बची, ठीक है, इससे एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ है। एक आपकी ये बची जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। तो अगर हम यहाँ पर फ्लक्स निकालने बैठे तो हमारा कितना आएगा? जो फाई नेट आएगा वो आएगा फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। अब फाई 1 कितना होगा? फाई 1 होगा बी ए कॉस 0 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर एरिया अगर हमें निकालना है इस वाली का, तो वो कितना होगा? ए स्क्वायर होगा, है ना। और हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता ही है कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 2a है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ऐसी फाई 2 निकाल लेंगे, मान लो ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, तो दोनों ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इस वाली सरफेस पर, ठीक है, इस वाली सरफेस पर देखें तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, थीटा 0 है। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो बी ए कॉस 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड है हमारा 2x स्क्वायर, x का मतलब यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? a प्लस ए, मतलब 2a का स्क्वायर, और एरिया कितना है इसका? a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8a की पावर 4, यानी कि इस वाली सरफेस से हमारा 8a की पावर 4 है। अब इसको देखते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर पीछे है, 180 डिग्री का एंगल है, मतलब हमारा जो फ्लक्स होगा वो होगा बी ए कॉस 180, ठीक है, यानी कि माइनस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2a की पावर 2, ठीक है भाई, x की जगह हमने a रख दिया, इनटू आपका एरिया, एरिया कितना है? a स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा आपका यहां पर बेसिकली -2a की पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम चीजों को देख सकते हैं। तो हमारा नेट कितना आएगा? 6a की पावर 4, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? 6a की पावर 4। तो अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया फ्लक्स का टॉपिक। अब यहाँ पर फ्लक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कोई खास कठिन हमें नहीं पूछे जाएंगे ज्यादा, ठीक है। फ्लक्स में आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन है वैसे ही यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज होती है फेराडेज लॉ, ईएमआई में सबसे ज्यादा बेसिक जरूरी चीज है फेराडेज लॉ समझना। तो फैराडे ने अपना एक नियम दिया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होती है, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में, जैसे उसने क्या किया, एक कॉइल ली थी, ठीक है, और एक मैग्नेट ली थी, मान लो जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में आप एक रिलेटिव मोशन कर रहे हो, ध्यान रखना रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब जब तक मोशन नहीं है तब तक आपका कुछ भी नहीं है। तो जब भी कॉइल और आपका मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि ईएमएफ जनरेट होगा, कॉइल के बीच में इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये चीज हमें समझनी है कि मैंने एक चीज कही रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन की जरूरत क्यों है?
देखो उसने बताया कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल में, ठीक है, फ्लक्स चेंज कब होगा? देखो फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी फील्ड लाइन एंट्री कर रही है या कितनी फील्ड लाइन एंट्री मतलब कितनी फील्ड लाइन इससे निकल के बाहर जा रही है। तो जब भी मैग्नेट पास आएगी इसके तो फील्ड लाइन पास हो जाएंगी, है ना, ज्यादा हो जाएंगी, और जब भी दूर जाएगी तो कम फील्ड लाइन इससे पास होंगी। इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को दूर या पास लेकर जाना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन, यानी कि या तो पास लाओ या फिर दूर लेकर जाओ, तभी तो फ्लक्स चेंज होगा पहले के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगी तब तक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब आपका फैराडेज लॉ तभी वैलिड है जब रिलेटिव मोशन आप कर रहे हो, चाहे तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में करो, चाहे कॉइल और कॉइल के बीच में करो, इट्स डजंट मैटर, बट मैटर जो करता है वो ये है कि फ्लक्स चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो हमने चीज सीखी वो ध्यान रखना, कॉइल और मैग्नेट से मतलब नहीं है, वो कॉइल और कॉइल के बीच में भी हो सकती है। अब फराडी का पहला नियम जो है वो ये है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन्होंने दूसरा नियम भी दिया। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई इंड्यूस होगा, लेकिन लोगों ने पूछा साहब कितना इंड्यूस होगा, तो इन्होंने दूसरे नियम में बताया कितना इंड्यूस होगा। उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ होता है वो डी फाई ओवर डी टी होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी, क्योंकि ईएमएफ है, या फिर कितनी हो जाएगी? वीवर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज सामने आई कि अगर मान लो जो कॉइल लिया उसमें एन टर्न्स है, तो यही फॉर्मूला चेंज होकर कितना हो जाएगा? एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जैसे हमने फ्लक्स में भी देखा था एन बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर अब क्योंकि फ्लक्स जो है उसमें बी ए भी रख सकते हो आप, तो वो चेंज करे जा सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा एक था लेंज, एक था फैराडे, तो दोनों ने जो है एक ही फॉर्मूला आपका फाइनल रिजल्ट है, बट लेकिन उन दोनों में अंतर पता है क्या? उन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि उसने डायरेक्शन बताई। देखो फैराडे ने जो बताया वो ये बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, पहले नियम में। दूसरे में बताया कि कितना होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जो लेंज आया उसने जो है उसकी डायरेक्शन को बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीजों को समझना होगा। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज ये भी समझनी होगी कि आपका जो ईएमएफ होता है वो आपका नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो लकड़ी की रिंग है, लकड़ी की क्या मतलब लकड़ी की कॉइल है, या फिर मतलब किस चीज की है, किसी मेटल की है, कंडक्टर की है, इंसुलेटर की है, डजंट मैटर, नेचर ऑफ कॉइल पे निर्भर नहीं करता। ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, लेकिन करंट इंड्यूस्ड तभी होगा जब कंडक्टर होगा। ठीक है, ये चीज हमें समझनी होगी। ओके, अच्छा जैसे मान लो एक ओपन लूप है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एम्स में पूछा जा सकता है, एक ओपन लूप है, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो आंसर है इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, बेशक ओपन सही, बट क्या इंड्यूस नहीं होगा? देखो ओपन लूप के अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि करंट इंड्यूस होने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव वेलोसिटी के। अब रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच में? या तो कॉइल और कॉइल के बीच में, या कॉइल और मैग्नेट के बीच में, या मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में। ठीक है, अब मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कॉइल और मैग्नेट के बीच में है। ठीक है, या कॉइल और कॉइल के बीच में, क्योंकि मैग्नेट में करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर जो ई है वो आपका वी रिलेटिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाएंगे, आपसे शायद नहीं हो पाएगा। तो ये मान लो ऐसे एक तो कॉइल थी, है ना, अब ड्राइंग पर मत जाना, थोड़ा सा हंसी आ रही हो तो रोक लेना। ठीक है, ये हमारी एक मैग्नेट है, ये हमारी दूसरी मैग्नेट है, ये हमारी पहली कॉइल है, ये हमारी दूसरी कॉइल है। ये आपकी 1 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाती है, और ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, अब क्योंकि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, मतलब ये वाली आपकी आगे जाती है और ये वाली भी आगे जाती है, उतनी से ही। ठीक है, मतलब कॉइल चेंज कर दी है। सेकेंड लॉ में नेगेटिव साइन नहीं है, जो नेगेटिव साइन है वो लेंज लॉ में है। ठीक है, ध्यान रखें कि अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने सेकंड लॉ में नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि फैराडे ने साइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ बताया कि भाई आपका कितना इंड्यूस होगा और इंड्यूस होगा, मतलब पहले में तो बताया कि इंड्यूस होगा, दूसरे लॉ में बताया कि कितना इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन का लोचा था तभी तो लेंज पिक्चर में आया। तो लेंज ने बताया डायरेक्शन आपकी, और उसने नेगेटिव साइन बताया। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हमने नेगेटिव नहीं लिखा है तो ध्यान रखें कि वो लेंज ने बताया। तो अभी हम लेंज
पे नहीं आए हैं, लेंज को अभी हम पढ़ेंगे, तो अगर किसी के माइंड में आएगा तो डोंट वरी अबाउट इट, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर लेंज को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपका अगर पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है 2 वोल्ट पहले केस में, तो दूसरे केस में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर क्या है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपका 1 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव मोशन है, और कॉइल और मैग्नेट के बीच में नीचे वाले केस में भी 2 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव मोशन है, ठीक है। आपको बताना है कि भाई ईएमएफ नए वाले केस में कितना होगा। तो यहां पर आपको नया ईएमएफ पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें सिर्फ ये रिलेशन यूज करना है कि भाई ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों केसेस में। देखो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो वी रिलेटिव पहले केस में हम देख लेते हैं। पहले केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, अब देखो दोनों ही आपका एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, है ना। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 - 1। पहले केस में 1 मीटर पर सेकंड आई। अब दूसरे केस में क्या है, अपोजिट, मतलब 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी रिलेटिव है। तो नया जो ईएमएफ होगा सपोज E2, पुराना ईएमएफ सपोज E1, नई जो रिलेटिव वेलोसिटी जो E2 के साथ लिंक्ड है वो कितनी है, V2, जो हमारी 4 है और पहली 1 है। अब E1 हमारा 2 वोल्ट है, तो E2 का आंसर कितना आना चाहिए, 8 वोल्ट। तो हमारा जो नया ईएमएफ होगा वो 8 वोल्ट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम लेंज लॉ के ऊपर आते हैं। तो लेंज लॉ क्या है, बेसिकली जो नेगेटिव साइन, कोई यहाँ पर किताब के बारे में अगर डिस्कशन हो रहा है तो बेसिकली नेगेटिव साइन जो है, जो EMF इज इक्वल टू -N/d∅dt हम जो देखते हैं किताबों के अंदर, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये लेंज की वजह से यहाँ पर आया, ठीक है। लेंज ने यही एक्सपेरिमेंट किया, उसने पाया कि जो भी इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर हो रहा है वो इस तरीके से होता है कि वो कारण को अपोज करता है। तो अपोजिशन के लिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर लगाते हैं। तो नेगेटिव साइन का जो मीनिंग है वो फॉर अपोजिशन है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड एक लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा डाउट होता है वो ये होता है कि भाई फैराडेज लॉ में किताबों के अंदर -N/d∅dt है, फिर लेंज की क्या जरूरत पड़ी। तो बेसिकली वो इसीलिए होता है कि जिससे हमें गलत फॉर्मूला याद ना हो जाए, ठीक है। तो ईएमएफ जो है वो -N/d∅dt ही होता है। अब फैराडे, आप अगर लैंग्वेज को पढ़ेंगे वहां पे तो लिखा रहेगा, लेंज लॉ में लिखा रहेगा कि जो माइनस साइन आ रहा है, मतलब इक्वेशन का नंबर लिख कर देंगे आपको बाई कायदे से, और वहां पर लिखा रहेगा कि ये जो नेगेटिव साइन था यही लेंज लॉ ने एक्सपेरिमेंट में बताया, ठीक है। मतलब लेंज लॉ ने यही एग्जामिन किया इस इफेक्ट को, जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा डाउट है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फैराडे ने सिर्फ कैलकुलेशन बताई, लेंज ने डायरेक्शन बताई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब लेंज लॉ के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। बेसिक जो क्राइटेरिया, मतलब बेसिक जो ईएमआई के क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो मान लो ये हमारा एक लूप है और ये हमारी एक मैग्नेट है, इसको हम पास लेकर आ रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, बेसिकली यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। देखो ईएमएफ की तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, करंट की डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है, जाएगी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होगी। अच्छा, अगर किसी ने पढ़ा है आपका सोलेनॉइड वाला, तो उसमें मैंने बताया था सोलेनॉइड मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल। तो हमें क्या करना है, उसको एक ट्रिक की तरह यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। कैसे करना है, मतलब ध्यान रखो, जो भी करंट की डायरेक्शन होगी लूप के अंदर, ठीक है, जब भी आप फिंगर को कल करोगे करंट की डायरेक्शन में, तो जो भी थंब की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल को बताएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक की तरह याद रखिए कि जो भी नॉर्थ पोल की जो भी थंब होगा वो नॉर्थ पोल को बताएगा, ठीक है। तो दूसरी साइड में साउथ हो जाएगा, है ना। अब देखो, अगर आप इसको पास लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप इसको पास लेकर आ रहे हो तो एक गुरु मंत्र आप आगे से ध्यान रखेंगे ईएमआई के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वो क्या है, जब भी मैग्नेट पास आएगा, जब भी मैग्नेट कॉइल के पास आएगा, ठीक है, तो कॉइल चाहेगा रिपेल, मतलब है ना, जब भी मैग्नेट पास आएगा कॉइल चाहेगा आने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पास आएगा मैग्नेट अगर कॉइल के, तो कॉइल क्या कहेगा, आने नहीं देंगे, मतलब रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, लेंज ने बताया था, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल चीज है, आने नहीं देंगे, ठीक है। और अगर
दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देंगे, घटेगा तो घटने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब जो तुम चाहोगे वो करने नहीं देंगे। ठीक है, एक तरीके से अपोजिशन करना है हमें। तो अगर कॉइल के पास आ रही है मैग्नेट तो पास नहीं आने देंगे, दूर जा रही है तो दूर भी नहीं जाने देंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, घट रहा है तो घटने नहीं देंगे। लिख लीजिए, पास आएगा आने नहीं देंगे, दूर जाएगा जाने नहीं देंगे, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ने नहीं देंगे, घटेगा घटने नहीं देंगे। ठीक है, अगर ऐसा लिख लिया तो बहुत बेहतर है, ये हमारे काम आएगा, हमें याद रहेगा माइंड में। ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, सब लोग लिख लीजिएगा। पास आएगा आने नहीं देंगे, दूर जाएगा जाने नहीं देंगे, बढ़ेगा बढ़ने नहीं देंगे, घटेगा घटने नहीं देंगे। तो अब इसी गुरु मंत्र को हम इसमें लगाएंगे। क्या है, देखो, कॉइल क्या चाहेगी, पास नहीं आने देंगे। अब ये मैग्नेट तो पास आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा मंत्र चलाएगी, ऐसा कुछ करेगी, इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से इसमें आएगा कि ऐसा, उससे ऐसा हो कि ये दूर जाए। अब दूर कैसे जाएगी, जब रिपल्शन होगा। रिपल्शन कब होगा, जब इधर नॉर्थ पोल आएगा। अब इधर नॉर्थ पोल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंगूठे को इधर, थंब को इधर करना पड़ेगा और राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा। अगर हम कर्ल करके देखेंगे तो घड़ी की उल्टी दिशा आ रही होगी। ठीक है, ऐसे आ रही होगी। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये मैग्नेट पास आ रही है तो कॉइल क्या चाहेगा, पास आने नहीं देंगे। ठीक है, दूर जाएगा तो दूर नहीं जाने देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देंगे, घटेगा तो घटने नहीं देंगे। अगर ये पास आई तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पास आई तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर नॉर्थ पोल लाना पड़ेगा, तभी तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो मतलब क्या, कि आपको करंट को कैसे फ्लो करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैक्सवेल सोलेनॉइड रूल को हमें यूज करना है, जिधर भी हमारा थंब उधर हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का कर लेते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब देखो, पेपर में तो ये बड़ा कठिन सा लगेगा देखने में, ऐसे आएगा एकदम, और हमें देख के ही डर लगेगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, जबकि वो कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे पूरे में बना आएगा तो कोई डरने की बात नहीं होती है, डरना नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, और कहां, अंदर की तरफ। कॉइल क्या कहता है गुरु मंत्र के हिसाब से, बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ने नहीं देंगे, मतलब कुछ ऐसे इंड्यूस करंट ये करेगा अपने में, मतलब करंट इंड्यूस इस तरीके से होगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन हो। तो कैसे होगा, अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो कॉइल क्या चाहेगा, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, मतलब नॉर्थ पोल बाहर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा फ्लो, तो अगर हम देखें तो लूप क्या चाहेगा कि बढ़ने नहीं देंगे, तो क्या करेगा, बाहर की तरफ फील्ड लगा देगा, मतलब आपको, आपका जो थंब है वो ऊपर आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कैसे करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब यहां पर फिर से क्वेश्चन ये है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ इस लूप के अंदर। अगर हम यहां पर देखें तो हमें बताना क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। इंड्यूस्ड करंट कब आएगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि फ्लक्स चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना करंट जा रहा है उतना ही आपका जा रहा है हमेशा, ना तो करंट बढ़ रहा है ना घट रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही होगी उतनी हमेशा ही निकल रही है, ना तो ये बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो फ्लक्स। जब फ्लक्स में चेंज नहीं तो ना कोई फराडे लॉ काम करेगा ना ही कोई लेंज लॉ काम करेगा, तो इसका मतलब क्या है, आंसर आएगा जीरो। ठीक है, तो वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ये है हमारा वायर, इसमें करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन हमने दे दी। यहाँ पर ये लूप है, इसकी जो डायरेक्शन है चलने की वो राइट की तरफ है। अब हमें बताना है कि इसमें आपका इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, पहले तो यही हमें सोचना पड़ेगा
कि भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या है, बाहर है। अब कैसे सोचेंगे, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, कौन सा लगाएंगे? ऑब्वियसली राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर हमें देखना है बस। राइट हैंड पाम रूल से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करिए, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद ये चेक करिए कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। कैसे चेक करोगे? डिस्टेंस से, सेपरेशन से, ठीक है। तो प्लीज डू इट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वायर की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से कैसे आना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में हम अपना थंब करेंगे और जो पाम है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अंदर की तरफ, है ना। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। अब जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अब क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, वो कैसे डिसाइड करें? अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर वो घटेगा बढ़ेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं इससे, क्योंकि लूप दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लूप क्या चाहेगा, घटने नहीं देंगे, है ना। मैंने बताया था ना, लूप क्या कहता है, लूप कहता है अगर मैग्नेट पास आ रही है तो पास नहीं आने देंगे, दूर जा रही है तो दूर नहीं जाने देंगे, फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, घट रहा है तो घटने नहीं देंगे। मतलब क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, मतलब अंदर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, अगर अंदर की तरफ नॉर्थ करनी है तो क्लॉकवाइज, है ना। थंब अंदर की तरफ आना चाहिए, तो राइट हैंड को जब हम घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, जो आपका कैसा होगा, कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे आपका, जैसे कैपेसिटर की प्लेट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये आपका पास आ रहा है इस कॉइल के, ओके। अब ये जब मैग्नेट पास आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये मैग्नेट पास आ रही है तो ये एक प्लेट है ए, ये कोई प्लेट है बी। अब यहाँ पर क्या फंडा है, जब ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है, तो फंडा ये है कि ये पूछा गया है कि बताइए कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। ए या बी में से कौन सी प्लेट पॉजिटिव या कौन सी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी, ये हमसे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नेट आ रही है पास, कॉइल क्या चाहेगा, पास नहीं आने देंगे। इसका मतलब इधर नॉर्थ ले आएगा, इधर साउथ ले आएगा। तो इसका मतलब क्या, ऐसे, मतलब कैसे घुमाएगा करंट को, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब यहां से एंट्री करेगा, यहां से निकलेगा, तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। या फिर अब आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई कैपेसिटर में हम करंट से डील नहीं करते हैं, चार्ज से करते हैं। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन वाला, है ना। तो जब ऐसे यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, बेसिकली हम अगले टॉपिक पर मान सकते हैं अपने आप को। फ्लक्स है टी की पावर 3 माइनस 5 टी की पावर 2, है ना, स्क्वायर। तो हमें ईएमएफ यहाँ पे निकालना है जब टाइम आपका 1 सेकेंड है। अब ईएमएफ के बारे में हम क्या जानते हैं, ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, माइनस, क्योंकि कॉज को अपोज करा जाता है। तो हम यहाँ पर देखें तो क्या आंसर हमारा आ सकता है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम जब टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर बाहर आ जाएगी, है ना, 2 बाहर आ जाएगी, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, अंदर t बचेगा, ठीक है। हमें पता चल गया। अब हमें 3t स्क्वायर माइनस 10t, ये क्या पता चला है, ये हमें ई पता चला है, लेकिन हमें 1 सेकंड पर निकालना है, तो t की वैल्यू रखनी है। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू टी की पावर, मतलब 1 की पावर 2 हो चाहे 3 हो, 1 ही रहने वाला है। यानी कि आंसर कितना आएगा, 10 में से 3 गए तो 7, है ना, प्लस के 7 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यूनिट क्या आएगी, वोल्ट, है ना। क्यों, क्योंकि ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये हमें समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें चीजें क्लियर और हो जाएंगी।
ये हमारा एक लूप है, ये हमारी एक मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब ये मैग्नेट जो है वो ड्रॉप करी गई, हमने छोड़ दी ऊपर से वर्टिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल कॉपर रिंग। ध्यान रखना ये जो रिंग है वो कॉपर की है, मतलब कंडक्टर है, ठीक है, कॉपर से मतलब क्या है, कंडक्टर है, मतलब करंट फ्लो हो सकती है। तो आपको बताना है कि जो एक्सलरेशन होगा इस मैग्नेट का, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है जब ये ड्रॉप करी गई तो इसका एक्सलरेशन आपका क्या रहेगा, वो हमें बताना है। ओके, अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो पूछ ही नहीं जाएगी, मतलब ये पूछा जा सकता है कि ए जी के बराबर रहेगा, या इसका जी से ज्यादा रहेगा, या जी से कम रहेगा, या फिर जीरो हो जाएगा। जब ये इस कॉपर रिंग को पार करेगी मैग्नेट, तो इस मैग्नेट का जो एक्सलरेशन है वो क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। जब ये मैग्नेट रिंग से क्रॉस करेगी तो हमें बताना है कि जब ये क्रॉस करेगी और नीचे जा रही होगी तो उसका नेट एक्सलरेशन कितना रहेगा। जब ये क्रॉस करके यहां पर आ गई होगी तो इसका नेट एक्सलरेशन की क्या हालत रही होगी। अगर हम यहां पर देखें तो हमारा क्या आंसर यहां हो सकता है, जब ये मैग्नेट नीचे आ रही होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये नीचे आ जाएगी, निकल जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। अब ये नीचे जा रही है, ठीक है, तो कॉइल क्या चाहेगी, अगर मैग्नेट दूर जा रही है तो कॉइल क्या चाहेगी, दूर नहीं जाने देंगे, पास आ रही है तो पास नहीं आने देंगे, दूर जा रही है तो दूर नहीं जाने देंगे, फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, घट रहा है तो घटने नहीं देंगे। अगर ये मैग्नेट दूर जा रही है तो कॉइल चाहेगी ना जाए, मतलब अपनी ओर खींचेगी, ठीक है, इसी से हमें आंसर पता चल गया वैसे तो, बट फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर कौन सा पोल आ जाएगा, इधर साउथ पोल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट करना चाहती है कॉइल, दूर जा रही है ना ये मैग्नेट इसीलिए, और ऊपर नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ अगर अट्रैक्शन होगा तो जो इसका नेट एक्सलरेशन है वो जी से कम हो गया होगा, है ना, तो इसका मतलब यहां पर तो जी रहा होगा लेकिन क्रॉस होने के बाद जी से कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाएगा तो नेट एक्सलरेशन नीचे में से घटाएंगे उसको, है ना, तो आपका कम आएगा जी से, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर पूछी जा सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सेल्फ इंडक्शन, और उसमें हम देखेंगे एक ही कॉइल में आप जब ईएमएफ को चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से उसमें इंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन। देखो ये हमारी कॉइल है, ठीक है, ये हमारी ईएमएफ है, बैटरी है ईएमएफ के लिए। हमने क्या किया, ईएमएफ को बढ़ाया तो हमारा करंट बढ़ेगा सर्किट में। अगर करंट बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि ये जो कॉइल है इसमें जो फ्लक्स था वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कॉइल बढ़ेगा मतलब जब भी फ्लक्स बढ़ता है, ठीक है, देखो करंट बढ़ा मतलब रेट मतलब फ्लक्स में चेंज आया, पहले कम था अब ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो करंट पर निर्भर करेगा, मतलब सॉरी, टोटल फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब आपका सिंपल सी बात यह है कि जितना ज्यादा करंट करोगे उतना ही फ्लक्स इसमें से ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो एन फाई है, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, मान लो बहुत सारे टर्न है इस लूप में, तो आपका जो फ्लक्स होगा टोटल वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो यहाँ पर जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले आते हैं एल, तो इसी को हम सेल्फ इंडक्शन मतलब कॉफिशिएंट कहते हैं, बेसिकली सेल्फ इंडक्शन कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारा जो एल होगा वो हो जाएगा एन फाई डिवाइडेड बाई आई, है ना। तो बस इतना सा हमारा सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। अब इससे ज्यादा समझने का हमारे पास टाइम भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा ईएमएफ होता है वो ध्यान रखना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा एन फाई एल आई के बराबर है। अब अगर हम देखें तो इसको हम अगर एन डी फाई बाई डी टी लिखें, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालें, तो हम यहाँ पर डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली चीज हमारी ईएमएफ है ना, और यहाँ पर माइनस होता है तो उस माइनस को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये हमारे डायरेक्ट काम आएगी। जो ईएमएफ होता है इंड्यूस वाला वो होता है माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, एल डी आई बाई डी टी। और यूनिट ऑफ एल क्या होती है, हेनरी, या फिर आपका वोल्ट सेकेंड बाई एम्पियर, ठीक है, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वी हैव टू रिमेंबर इट। अब यहाँ पर हमारा अलग अलग तरीके से सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्टेंस हम अलग अलग चीजों का देख सकते हैं, जैसे प्लेनर कॉइल के अंदर हम देख सकते हैं,
जो कॉयल होती है प्लेनर कॉयल, जैसे सिंपल कॉयल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आई करंट फ्लो हो रहा है और आपकी जो रेडियस है मान लो इसकी आर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एन है। तो अब यहाँ पर जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, देखो रटना नहीं है, हमें निकालना आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला इतना सा है, बस हमें यहाँ पर चेंज करना आना चाहिए फाई को। जो एल होगा वो कितना हो जाएगा, एन बी इंटू ए, है ना, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए अपॉन आई, ठीक है। बस हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देनी है। अब हम जानते हैं कि जो भी हमारी कॉइल होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ कॉइल पर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हमारा जो एल होगा वो हो जाएगा एन अपॉन आई और बी ए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एन अपॉन आई, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, है ना। मैं ये पूरा करके इसलिए दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको आइडिया लगे कि हमें रटना नहीं है, हमेशा निकाल लेना है पेपर में। और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से आर भगाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एन से एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें समझ में तो अब हम देखेंगे सोलेनोइड में। हमने कॉइल में देख लिया, सोलेनोइड में और सेल्फ इंडक्शन देख लेते हैं। ये हमारा सोलेनोइड है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये इसके ऊपर हमने वायरिंग कर दी ऐसे, है ना। अब यहां पर हम देखने वाले हैं, मान लो इसकी लेंथ आपकी एल है, तो जो सेल्फ इंडक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। तो यहां पर ये कहां से आया, फिर से वही फंडा करना है। यहां पर आपका जो बी है इसकी जगह पर कितना रख दोगे, सोलेनोइड के लिए कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, ये एन की वैल्यू कितनी होती है, ये टर्न डेंसिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एन अपॉन एल, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है, हाँ इसको आप फिर भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये बार आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये याद रखा भी जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप एल से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर अगर आप एल से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, है ना, ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल एन का स्क्वायर। तो ये हो सकता है म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रख सकते हैं, तो रख लीजिएगा, ये थोड़ा जरूरी है, ये काम आ सकता है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हो सकता है काम आ जाए, नहीं बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। एक चीज होती है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप एक कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में यहाँ पर म्यूचुअली इंडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से मान लो एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें आप करंट को चेंज करोगे, है ना, एक यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल होती है जिसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, आप करंट को इसमें चेंज कर रहे हो, तो इसकी वजह से फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है ना। तो अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका इसमें इंडक्शन होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो N2 है, मतलब दूसरी कॉइल में जो भी फ्लक्स लिंक्ड है वो पहली कॉइल के करंट से डिपेंडेंट है। करंट को बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट को घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा। तो यानी कि जो N2 है वो किसके बराबर है, m टाइम्स ऑफ I1, यानी कि जो हमारा m है उसकी वैल्यू आ गई N2 डिवाइडेड बाई I1। दिस इज दी एम, व्हाट इज दी एम, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। अब यहाँ पर हमें और ध्यान रखना है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर ईएमएफ, फिर से ईएमएफ हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का कितना होता है, सेकेंडरी कॉइल में हमारा हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई टी टी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो वहां पर एल था, यहाँ पर एम है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन की बात अगर हम करें, मान लो दो कॉइल है ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमने 200 लिए, दूसरी कॉइल में हमने 600 ले लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपका जो करंट है मान लो पहली कॉइल में 5 एम्पियर है, ठीक है, और पहली कॉइल में जो फ्लक्स है वो है मान लो 4 इंटू 10⁻³ वीबर, और जो दूसरी कॉइल में फ्लक्स है मान लो वो है 6 इंटू 10⁻⁻6 वीबर पर टर्न्स,
ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, 1 टन का इतना फ्लक्स है, ध्यान रखना है, ये चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टन्स है, ठीक है, मतलब अगर पढ़ने में गलती हो गई तो पूरा ही नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 1 टन में इतना फ्लक्स है और यहाँ पर पूरी ही कॉइल का फ्लक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कब करना है कब नहीं करना है, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन कौन सी कॉइल में होगा, जिसमें करंट है, मतलब आपका पहली कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होगा और दूसरी कॉइल में हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अच्छा, अब हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि पहली कॉइल में सेल्फ इंडक्शन हो रहा हो। ध्यान रखना ऐसा होता है, पहली कॉइल में सेल्फ इंडक्शन भी होगा और दूसरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा, बट हम पढ़ म्यूचुअल इंडक्शन रहे हैं इसलिए सेल्फ इंडक्शन को भूलकर म्यूचुअल इंडक्शन को देख रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ही इंडक्शन यहाँ पर होंगे, इसलिए क्वेश्चन में भी दोनों ही पूछा गया है। तो ये हमें यहाँ पे निकालना है। आई होप एक बार आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो है आपका एल और एम, मतलब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो एन फाई बाई आई होता है। अब जो एन है, अब देखो जो पहली कॉइल है उसमें आपका क्या हमें एन से मल्टीप्लाई करना है, हमें ये सोचना पड़ेगा क्या हमें एन से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये टोटल फ्लक्स दिया गया है ऑलरेडी। तो 4 इंटू 10⁻³ -3 वीबर है ना, और करंट कितना है हमारा 5 एम्पियर। तो जो एल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ -3 हेनरी। ओके, अच्छा अब उसके बाद अगली चीज है आपकी म्यूचुअल इंडक्शन, और वो कितनी होती है, वो होती है आपकी N2 φ2/I1। अब जो हमारा दूसरा कॉइल है उसमें क्या लोचा है, उसमें आपका 1 टन के लिए फ्लक्स दिया है, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टन है हमारे 600 और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10⁻⁻6 से। करंट कितना है पहली कॉइल में 5 एम्पियर, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 1 जा 5, ठीक है, नहीं 2 आएगा, तो ये आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिकली एक और चीज देखने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है वो आपको ध्यान रखना है L1 L2 रूट ऑफ L1 L2 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्या है, जब आपकी 2 सोलेनॉइड वगैरह आपको दी गई है, ठीक, कई बार 2 सोलेनॉइड आपको दी जाएगी, तो जब 2 सोलेनॉइड दी जाएंगी तो उन दोनों का आपस में जो सेल्फ इंडक्शन है वो भी होगा, और अगर आप उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है तो हम √L1 L2 कर सकते हैं, ठीक है। कई बार सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है प्रैक्टिकली ये जो होता है ये थियोरेटिकली है, ये तब है जब दोनों सोलेनॉइड एकदम फिट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। आपका यहाँ पर एक चीज होती है कि मतलब ये कम होता है ना, बेसिकली ये आपका पूरे 100% नहीं होता है म्यूचुअल इंडक्शन L1 L2 का रूट के। तो ये के यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आपका ये कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये बताता है कि कितनी फील्ड लाइन कपल हो रही होती है, ठीक है। अब ये आपका 0 से लेकर वेरी करता है 1, है ना, 0 से 1 तक वेरी करता है, मतलब 100% और 0% के बीच में ये हो सकता है। मतलब 100% हुआ तो वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, और अगर 0% हुआ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, या इसके बीच में हुआ तो भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है और कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक करंट कैरिंग वायर है जो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और ये हमारा एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल की जो साइड है वो बी है और इनका जो सेपरेशन है वो ए है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताओ इसकी वजह से इसमें कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा। आपको म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर पूछा गया है। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए हमें फाई डिवाइडेड बाई आई करना पड़ेगा। तो हम अगर फ्लक्स कैलकुलेट कर लें तो हमारा जो है म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। अब हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो इस पूरे रेक्टेंगल में तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो अब अगर एक छोटा सा पोर्शन ले लें तो
देखो पूरे रेक्टेंगल का इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो वायर से अलग अलग है। तो हम कोई ऐसा एक पॉइंट मान लेते हैं जिसका डिस्टेंस फिक्स है x, तो जो डी फाई होगा वो बी डॉट डी ए के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है और डीए मतलब कितना होगा, मान लो इसका जो विड्थ है dx है, लेंथ b है, तो हमारा जो dA हो जाएगा वो हो जाएगा b dx, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा आपका डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स और बी डॉट डी एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे dx की लिमिट कहां से कहां हो सकती है, a से a प्लस b तक हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो डी फाई है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स बी डॉट बी डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट किस चीज की है, देखो कौन चेंज हो रहा है, dx आपका किसी भी जगह पर हो सकता है, वो a से लेकर a प्लस बी यानी कि यहां तक कहीं तक हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें पूरा फ्लक्स निकालना है उसमें पूरे लूप में, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने डी फाई निकाला है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो जो डी फाई है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ओके, और आपका ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा dx ओवर x। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, a से a प्लस b तक। ठीक है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स आ गया, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन किससे आएगा, 5 बाई आई से। अच्छा, किसी को ये डाउट हो तो ये कहां से आया, ये आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये केमिस्ट्री में ज्यादा काम आती है यहाँ से ज्यादा, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब ये हो गया हमारा 5 अपॉन आई, है ना, तो 5 तो हमने निकाल लिया है, ये रहा, और अपॉन करंट और करना है, तो हमारा जो आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम म्यूचुअल इंडक्शन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो डी फाई है वो बी डॉट डी ए होगा, है ना। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें डी फाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पर इस लूप पर अलग अलग आएगा डिस्टेंस की वजह से। तो हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, जो आपका एक्स दूरी पर सिचुएटेड था, और हमने अगर उसका निकाल लिया फ्लक्स, तो हमने क्या किया, पूरे लूप का निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरा फ्लक्स हमने निकाल लिया। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करी हैं बस, और इसका इंटीग्रेशन किया है, और हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं था अगर हमें सीधे थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है देखने जा रहे हैं एक नई चीज, और जो है आरएलडीसी सर्किट। जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर आरसी सर्किट देखे थे, वैसे ही यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर के सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा इंडक्टर है, और ये हमारा इस तरीके से सर्किट हो गया पूरा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन जो आते हैं वो सीधे सीधे आते हैं आपके मैं भी आपको कराऊंगा, उसमें करंट वगैरह निकालने के सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडक्टर की जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडक्टर को शुरू में, मतलब जब एकदम सर्किट बिल्कुल, ये हमने की को क्लोज किया ही होगा, मतलब जब t इक्वल टू 0 वाला टाइम रहा होगा, तो ऐसे केस में जो इंडक्टर है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब वो करंट को पास नहीं होने देगा। जैसे ही आप टाइम बहुत टाइम बाद देखोगे, एक स्टडी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखोगे, इनफाइनाइट टाइम के बाद देखोगे, तो ये जो इंडक्टर है वो करंट को पास करने देता है। ठीक है, ये कैसे बिहेव करता है, आपका एकदम जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर में उल्टा था, कैपेसिटर में क्या हो रहा था, शुरू में वो क्या कर रहा था, देखो कैपेसिटर में क्या लोचा था कि वो शुरू में तो, मतलब देखो इंडक्टर में अगर शुरू में ओपन सर्किट है तो वो जो कैपेसिटर था वो शुरू में शॉर्ट सर्किट था, लेकिन बाद में ओपन हो जाती थी। ठीक है, मतलब शुरू में तो करंट पास होने देगा लेकिन बाद में ओपन हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर की खास बात क्या है, शुरू में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन बाद में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब एकदम सिंपल वायर की तरह। ठीक है, तो ये बस इतना सही हमें जानना था, बाकी सब तो हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब तो क्वेश्चंस हम कभी करेंगे।
तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे आरएलडीसी सर्किट के, और हमें समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तो क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, बाकी सब तो जो है अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस हमें आना जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हमने क्या किया, इस तरीके से एक सर्किट बनाया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 हेनरी का इंडक्टेंस है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है करंट इन दी सर्किट एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, हमें बताना है सर्किट में करंट कितना होगा शुरू में और इनफाइनाइट टाइम पर। तो शुरू में कैसा बिहेव करता है इंडक्टर, शुरू में बिहेव करता है आपका ओपन सर्किट की तरह, मतलब शुरू में तो ये यहाँ होगा ही नहीं एक तरीके से, है ना, मतलब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, शुरू में ये और ये आपका सीरीज में आ जाएंगे 5 ओम, तो शुरू में जो करंट आएगा सीधा सीधा कितना हो जाएगा, V अपॉन R। अच्छा, अब इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा करंट ऊपर से पास हो जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा वहां से जाना चाहता है जहां से रेजिस्टेंस कम है, तो यहां से जाएगा नहीं, तो ऊपर से चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा, 2 ओम। तो अब की बार करंट कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज पूछी जा सकती है, DI बाई DT। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हमें ध्यान रखना है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है वो होता है E बाई L। ठीक है, E बाई L ये हमारा फॉर्मूला है, हमें ध्यान रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट E बाई L होता है। अब EMF कितना है, 10, और इंडक्टेंस कितना है, 5, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें चीज यहाँ पे समझनी चाहिए, हम यहाँ पर अब आरएलडीसी सर्किट में एक और चीज पूछी जाती है, हाफ लाइफ टाइम वगैरह। तो हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो वही है जो फर्स्ट ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, 0.693 टाइम्स ऑफ L बाई R। बस आप यहाँ पे आपका L बाई R एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे चीजों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जब मैक्सिमम करंट की आधी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब मैं आगे आता हूँ, और यहाँ पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हमारा एक होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है L बाई R। ठीक है, L बाई R, दिस इज टाइम कांस्टेंट, है ना, ये यूनिट इसकी सेकंड ही होती है, टाइम है ये एक तरीके से। तो L बाई R ये आपका उसका LR सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो इधर हमने करंट ले लिया, इधर हमने टाइम ले लिया, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि आपका 1 एंड 2 दो ग्राफ हमने यहाँ पे 2 कर्व लिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पहला कर्व है वो LR सर्किट है जिसमें बैटरी है। ठीक है, और दूसरा है जब बैटरी आपकी यहाँ पर सेम है लेकिन L और R चेंज कर दिए हैं, तो आपको बताना है कि R या L में से कौन सी चीज चेंज करी गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका जो मैक्सिमम करंट है वो I नॉट हो गया। क्वेश्चन ये है कि जो आपका पहला केस है उसमें आपकी LR सर्किट है जिसमें बैटरी लगी हुई है। दूसरे केस में हमने क्या किया है, R की जगह पर L और L की जगह पर R रख दिया है। अब हमें बताना है कि क्या हमने दोनों को चेंज किया है या किसी एक को चेंज किया है। ठीक है, इस ग्राफ को स्टडी करके अब हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। देखो, अगर बैटरी कांस्टेंट है मतलब EMF कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका E बाई R है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा E बाई R है अगर वो कांस्टेंट है, कि अगर आपका यहाँ पर सेम बैटरी है दोनों ही केसेस में, तो आपका E बाई R तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से करंट दोनों केस में कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब जब दोनों केस में इक्वल होगा तो E बाई R1 इज इक्वल टू E बाई R2, तो E से E कट जाएगा, मतलब सेम EMF रहेगा, तो हमारा R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ये देखना है कि आपका जो लैम्डा है वो हमारा क्या होता है, L बाई R होता है। ठीक है, तो हम लैम्डा से यहाँ पर पता लगा,
अब किसका लैम्डा ज्यादा है किसका लैम्डा कम है, बस हमें ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब लैम्डा जो है वो बेसिकली ज्यादा किसका होगा, मतलब जिसको मैक्सिमम करंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो कौन सी ऐसी करंट है जिसको मैक्सिमम पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, दूसरे नंबर की, मतलब जो लैम्डा है वो दूसरे वाले का ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। लैम्डा क्या है, टाइम कांस्टेंट, मतलब मैक्सिमम करंट को अचीव करने में किसको कितना टाइम लग रहा है। तो देखो सेकंड वाले ग्राफ को बहुत आगे तक जाना पड़ेगा मैक्सिमम करंट को अचीव करने में, यानी कि आपका जो सेकंड वाला जो है आपका ये कर्व, उसमें लैम्डा 2 ज्यादा है लैम्डा 1 से, मतलब लैम्डा ज्यादा है तो L बाई आर ज्यादा है, L2 बाई R2 ज्यादा है L1 बाई R1 से, ठीक है। और R1 और R2 का रेशियो हम पहले से निकाल चुके होंगे, तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्या सीन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लेट्स गिव अ ट्राई। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो E बाई आर कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि E बाई R1 जो है वो आपका E बाई R2 के इक्वल होगा, तो E से E गया, तो यानी कि R1 हमारा R2 के बराबर है। E से E कैसे चला गया, क्योंकि बैटरी बदली नहीं है, वही बैटरी है। अच्छा, अगर R1 R2 के बराबर है तो इसका मतलब, अच्छा हमारा जो लैम्डा किसका ज्यादा है, 2 वाले का है ना, क्योंकि उसको मैक्सिमम तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो लैम्डा 2 किसके बराबर होता है, लैम्डा किसके बराबर होता है, L बाई आर के। अच्छा, अब ये दोनों तो बराबर हैं, मतलब कौन ज्यादा है, L2 बड़ा है L1 से, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि हमने किसको चेंज किया है, अगर रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया है तो किसको चेंज किया है, इंडक्टर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है, ओके। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। इस तरीके से हम जो है सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास में हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे और फिर उसकी अगली क्लास में ईएम वेव, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।